नीचे गार्डन में किसी लड़की को जमीन में बैठे देख मनोज भागते हुए नीचे पहुंचता है और मधु के कंधे पर हाथ रख देता है। मधु मुड़कर मनोज की ओर देखती है। मधु का चेहरा बेहद खौफनाक नजर आ रहा था। पूरा चेहरा मिट्टी से सना था। उसके दोनों हाथों में मिट्टी भरी हुई थी और वो दोनों हाथों से ठूस ठूस कर मिट्टी खा रही थी। उसके पूरे कपड़े और शरीर गीली मिट्टी से भरा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देख मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ये क्या कर रही हो मधु? ये क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ, हम कल सुबह ही यहां से निकल जाएंगे, चलो मेरे साथ। मनोज का हाथ झटक कर मधु जोर जोर से हंसने लगती है और उसके बाद ऐसे चिल्लाती है जैसे उसे सामने से कोई आता नजर आ रहा हो। चीखते हुए वो अपने बाल, चेहरा और खाल नोच कर नीचे फेंक रही थी। उसके नाखून अचानक ही किसी जानवर जैसे बड़े हो गए थे, जिससे वो अपनी ही गर्दन और सीने को फाड़ डालती है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मरते देख मनोज बदहवास दौड़ता हुआ रवि और धीरज के कमरे में पहुंचता है। वो मधु नहीं रही। क्या मतलब नहीं रही? वो मेरे सामने उसने अपनी जान ले ली। इम्पॉसिबल। अच्छी खासी लड़की ऐसे कैसे अपनी जान ले लेगी? तू चल मेरे साथ, होटल का सीसीटीवी चेक करते हैं। कुछ तो हुआ है उसके साथ। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। कुछ नहीं हुआ उसके साथ यार। मैं वहीं पर था, मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। किसी ने नहीं मारा उसे, उसने खुद अपनी जान ले ली है। मनोज के कहने के बाद भी रवि और धीरज को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। इसलिए वो दोनों उसे कमरे में रोता छोड़ होटल के सीसीटीवी रूम की ओर दौड़ पड़ते हैं। इधर मनोज अपना सर पकड़े बेतहाशा आंसू बहा रहा था और उधर रवि और धीरज सीसीटीवी रूम में पहुंच गए थे। वहां जाकर उन्हें नजर आता है कि मधु अपने कमरे की खिड़की से किसी 4 पैर वाले जानवर की तरह दीवार पर चलते हुए आई और फिर गार्डन में बैठकर मिट्टी खाने लगी और अंत में उसने अपनी नाखूनों से खुद को ही चीर डाला। ये कैसे हो सकता है? कोई इंसान खुद को इस तरह से मार नहीं सकता। तुमने देखा? उसके नाखून तुम्हें कुछ अलग नहीं लग रहे थे? ऐसा लग रहा था वो किसी और के कंट्रोल में है, जैसे कोई और हावी हो गया था उस पर। तुम लोग मानो या ना मानो, उसके साथ कुछ गलत हुआ है और मुझे तो ये भी लगता है कि ये सब हमारे उस खंडहर में जाने के कारण हुआ। अरे बंद कर तू अपनी बकवास। कहीं ऐसा तो नहीं उस खंडहर की आड़ में तूने ये सारा गेम खेला? क्योंकि पिछले महीने तूने ही मधु को प्रपोज किया था, लेकिन मधु ने तेरी बजाय मनोज का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। कहीं तेरी जलन ने ही तो जान नहीं ले ली उसकी, और तू ही लेकर आया था ना हमें पहाड़ों में घुमाने। बकवास बंद कर। हाँ, मैंने प्रपोज किया था मधु को और मैं मानता हूं कि मैं उसे प्यार करता था और आज भी करता हूं, लेकिन जो प्यार करता है ना वो जान नहीं ले सकता। उसने बेशक मेरा प्रपोजल मना कर दिया था, लेकिन मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। अरे मैं तो हमेशा यही चाहता था कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, आगे बढ़े, और इसीलिए मैंने उससे वादा भी किया था कि मेरे प्यार से हमारी दोस्ती पर कभी आंच नहीं आएगी। मैंने तो सुना है पहाड़ों में काले जादू के भी खूब किस्से होते हैं। आदिवासी गांव की कहानी सुनाकर तारीफ तो खूब बटोर ली तूने। ये नहीं बताया आदिवासी गांव में टोन टोटके भी होते हैं। तूने इसी काले जादू की मदद से जान ली है मधु की। आने दे पुलिस को, मैं सब बताऊंगा। धीरज, मधु की मौत का गहरा सदमा लगा है मुझे। कुछ भी बोले जा रहा है तू ऐसे कैसे ये सब कह सकता है? तू ये नाटक बंद कर। अब मुझे सब समझ में आ रहा है। पहले तेरा इधर लाने का प्रोग्राम बनाना, फिर अपने टोने टोटके से मेरी तबीयत खराब करना। ओह यस 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 यस, अभी याद आया। गाड़ी में बैठने से पहले तूने ही हम सबको वो पहाड़ी ड्रिंक के नाम पर कुछ पिलाया था ना। उसे पीने के कुछ देर बाद ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसके बाद मुझे तो होश ही नहीं था। पता नहीं किस शक्ति के सम्मोहन में था मैं। कब मैंने गाड़ी ड्राइव करी और गाड़ी को ले जाकर उस खंडहर के सामने पहुंचा दिया, मुझे पता भी नहीं चला।
तूने ये सब जानबूझकर मेरे हाथों करवाया ताकि कोई तुझ पर शक भी ना करे और तू चुपचाप पीछे बैठकर तमाशा देखता रहे। अभी भी समय है रवि, अपना सच कबूल कर ले, वरना मैं पुलिस के सामने सच बताने से पीछे नहीं हटने वाला। हमारे दोस्त की जान गई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर एक दोस्त को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे अपने दूसरे दोस्त की कुर्बानी देनी पड़ी ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पागल मत बन, मधु सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, तू बहुत अच्छी तरह जानता है। मेरे लिए दोस्त से कहीं बढ़कर थी, और उसकी मौत का जितना दुख मुझे है ना, उतना तुम में से किसी को नहीं हो सकता। तू कब से जानता है मधु को? 1 साल से ना। स्कूल की फ्रेंड है वो मेरी, 10 सालों से जानते हैं हम दोनों एक दूसरे को। मधु मेरे लिए क्या थी तू इस जन्म में कभी समझ नहीं पाएगा, इसलिए मुझसे उलझने की कोशिश मत कर। इधर धीरज और रवि हाथापाई पर उतर आए थे और उधर कमरे में मनोज किसी और ही हालत में था। अचानक ही रवि को मनोज के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों दौड़ते हुए कमरे में पहुंचते हैं। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सामने मनोज जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी और शरीर पूरी तरह कीचड़ में लिपटा था। उसका मुंह फटा हुआ था और उसमें ढेरों मिट्टी ठूसी हुई थी, जैसे किसी ने जबरन उसके मुंह में भरी हो। दोस्त की ऐसी हालत देख रवि एक पल को खुद को संभाल नहीं पाता और पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। अभी भी तू यही बोलेगा ना कि मैंने इसको मार दिया? अरे मैं तो तेरे साथ था, मुझे तो पता भी नहीं कि कमरे में क्या हुआ और क्यों हुआ। पता नहीं किसकी काली नजर लग गई मेरे दोस्तों को, किस मनहूस पल में मैंने इस ट्रिप पर आने का सोचा था। ना जाने क्यों खंडहर के सामने रुकते ही मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। शायद भगवान मुझे चेतावनी दे रहे थे कि हमें उस समय वहां नहीं होना चाहिए। लेकिन तुझे ही बहुत शौक चढ़ा था ना खंडहर में शैतान ढूंढने के लिए। देख लिया ना तूने शैतान। अब समझ में आया कि गांव वाले जो कहानी सुनाते थे वो झूठ नहीं थी, और शायद यही कारण था कि वो गांव खाली करके बरसों पहले चले गए थे। रवि गहरे दुख में था। तभी धीरज दौड़कर अपने कमरे में जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। बाबा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा, आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मैंने तुझसे एक बहुत बड़ी बात छिपाई है बेटा। बरसों पहले मैं तुझे हमारे परिवार, अपने लोगों से दूर ले आया था। हमारा शहर से कोई संबंध नहीं, हम पहाड़ की गरुड़ प्रजाति के लोग हैं। हमारे गांव के लोग आदिवासी जीवन बिताते हैं। एक बार शहर से कुछ लोगों से मैंने बात की तो मुझे पता चला दुनिया हमारे गांव से बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं तुझे जीवन में सब कुछ देना चाहता था, इसलिए मैं तुझे लेकर गांव छोड़कर भाग आया। मुझे लगता था कि हमारे गांव के लोग बेवकूफ हैं, जो आज 200 साल बाद भी शैतान से डरकर ऐसी जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन वो सब झूठ नहीं था। अपना गांव छोड़कर शहर आने के बाद शैतान का श्राप मानो मेरा पीछा करने लगा। पहले मेरी पत्नी यानी कि तेरी माँ की मौत हो गई, उसके बाद मेरी बेटी, उसे भी मैं बचा नहीं सका, और अंत में अब ये बीमारी मुझे भी हर पल अंदर से खोखला कर रही है। बेटा, अब तेरे पास बस 2 रास्ते बचे हैं, या तो वापस अपने कबीले में लौट जा, या फिर शैतान को वो दे दे जो इसे चाहिए। लेकिन उससे उलझना कोई सही बात नहीं। तू अपनी जान बचा बेटा और वापस लौट जा। बाबा, मैं किसी कबीले में वापस नहीं जाने वाला, मैं आपके साथ इसी घर में रहूंगा। आप चाहते थे ना मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, अच्छे कॉलेज में पढूं, आपका नाम रोशन करूं, फिर क्यों मुझे जंगली लोगों के बीच में भेज रहे हैं आप? और कोई रास्ता नहीं है, वादा कर मेरे जाने के बाद मेरे साथ मेरे बक्से को भी जला देगा तू और अपनी रक्षा के लिए लौट जाएगा।
धीरज को सारी सच्चाई बताने के बाद अगले कुछ ही दिनों में धीरज के पापा की मौत हो गई थी। बाबा के जाने के बाद धीरज बहुत अकेला हो गया था। जैसा कि उसके बाबा ने बताया था कि राक्षस का ये श्राप अब बाबा के बाद उसके पीछे आने वाला था। और शायद बाबा की बातों से धीरज को इतना तो समझ में आ ही गया था कि बाबा के बक्से में कुछ तो ऐसा जरूर है जो वो नहीं चाहते थे कि धीरज उसे देखे। धीरज अब सब कुछ जानना चाहता था। उसी रात उसने पिता का संदूक खोला तो सामने एक किताब दिखाई दी। उस किताब में शैतान को तृप्त करने की विधि लिखी हुई थी। बस इतनी सी बात। अगर शैतान को भगवान बनकर पूजने से शैतान का श्राप मेरे ऊपर से खत्म हो सकता है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। अब बस बहुत भुगत लिया मेरे परिवार ने, अब और कोई मौत नहीं होगी। धीरज ने किताब में बताए अनुसार खंडहर में जाकर शैतान की प्रतिमा को खोद कर निकाला, लेकिन उसने पाया कि शैतान का चेहरा तो गायब है। घबराकर उसने फिर से किताब के पन्ने पलटे तो आगे की विधि सुनकर उसके पांव सुन्न पड़ गए। शैतान केवल तभी भोग स्वीकार करता है जब उसे 2 मानव बलि समर्पित की जाती है। उसके लिए पहले शैतान का आवाहन करना होता है और उसे बलि के लिए आमंत्रित किया जाता है। धीरज के पास कोई और चारा नहीं बचा था। अपनी जान बचाने के लिए उसने शैतान के साथ समझौता कर लिया और कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर वीकेंड मनाने का प्रोग्राम बना लिया। चारों दोस्तों में से कोई भी ये बात नहीं जानता था कि धीरज का अतीत क्या है। रवि भी पहाड़ों का रहने वाला है। इसी बात का फायदा उठाकर धीरज उसे घुमाने ले जाने को कहता है और इस तरह किसी को शक नहीं होता कि धीरज ने ही सारा खेल तैयार किया है। आधे रास्ते जाकर धीरज ने पहाड़ों में सर घूमने की शिकायत करके गाड़ी रुकवाई और झाड़ियों के पीछे जाकर मनोज रवि के बाल, नारियल और 5 लोहे की कील रखकर उनकी बलि की शैतान को पेशकश दी। उसके बाद धीरज चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गया और जानबूझकर गाड़ी को लेकर शैतान के खंडहर के पास पहुंच गया। वहां जाकर धीरज ने सबको खंडहर के अंदर आने के लिए उकसाया और अपने साथ लाए हुए बिच्छू को अंधेरे में मनोज की बजाय गलती से मधु के ऊपर छोड़ दिया। मधु और मनोज के खून के छींटे शैतान की मिट्टी की मूर्ति पर पड़ते ही शैतान ने दोनों को अपना शिकार चुन लिया और फिर होटल में पहुंचने के बाद शैतान मधु के पीछे आया और उसका शिकार कर लिया। बस अब कोई खतरा नहीं। शैतान को अपनी 2 बलियां मिल चुकी हैं। अब शैतान मेरा पीछा छोड़ देगा और मैं सुकून से अपनी बाकी की जिंदगी जी सकूंगा। इस कबीले का मैं पहला आदमी हूं जो शैतान के श्राप से बचकर खुली हवा में अपनी जिंदगी बिताएगा। तभी धीरज को अपने कमरे में कुछ आहट महसूस होती है। वो पलटकर देखता है तो उसे अपने कमरे में वही मिट्टी की शैतानी मूर्ति दिखाई देती है जो अब खून से लथपथ हो चुकी थी। तुम क्यों आए हो यहाँ? क्या चाहते हो मुझसे? मैंने तुम्हारी 2 बलियां दे दी ना, अब मैं आजाद हूँ। धीरज की बात सुनकर शैतान की डरावनी आवाज उस कमरे में गूंज उठती है। अपनी कलाई की ओर देख, इस जख्म से कुछ याद आया। धीरज को अचानक याद आया कि खंडहर के अंदर जाते समय एक कांटे वाली झाड़ी में उसका हाथ रगड़ गया था और शायद कुछ बूंद खून की वहां गिरी भी होंगी। मेरे भोग की थाल में तेरा खून भी शामिल था। अब जब तक तेरा खून मेरे मुंह नहीं लगेगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। धीरज पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शायद उसकी नियति लिखी जा चुकी थी। एकाएक उसे अपने चारों ओर दलदल नजर आने लगता है और उसी दलदल में दम घुट जाने से उसकी मौत हो जाती है। रवि के दोस्तों की मौत एक ऐसी पहली थी जिसने उसे गहरा सदमा दिया था,
लेकिन शायद नियति ने जो धीरज के साथ किया उसे ही प्रकृति का नियम कहते हैं।